Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9th, chapter number 2, Knowledge 2 paper. It contains 27 questions, having 12 MCQs, 2 long and 13 short questions. First of all, multiple choice questions. Question number 1, who put forward atomic theory in the beginning of 19th century? Atomic theory जो है बच्चों वो जॉन डॉल्टन के नाम से जानी जाती है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. Second, matter is composed of tiny indivisible particles called. ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते. उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, एटम. बिकॉज एटम के लिए आपने पढ़ा था कि लैटिन वर्ड है, एटम एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है इंडिविजिबल. ओके, नेक्स्ट, विच आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम? तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स. ठीक है, ये तीनों एटम के अंदर पाए जाते हैं. बाकी ये तो आयन है, रेडिकल, ये तो एटम की फर्दर आगे से निकलती हैं चीज़ें. ठीक है, लेकिन जो एटम के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं वो ये हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन. नेक्स्ट, गोल्डस्टेन डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन. ठीक है, गोल्डस्टेन ने किस ईयर में किया था? ए ऑप्शन 1886. थॉमसन पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी. थॉमसन की थ्योरी कौन सी थी इनमें से? एटॉमिक थ्योरी तो डॉल्टन की थी. ठीक है, मॉलिक्यूलर जैसी कोई थ्योरी आपने पढ़ी ही नहीं है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्लम पुडिंग थ्योरी. ठीक है, ये थॉमसन की थ्योरी थी. नेक्स्ट, गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट was performed by. ये किसने परफॉर्म किया? गैस डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट. ठीक है, कैथोड रे की डिस्कवरी थी और ये वाला एक्सपेरिमेंट डी ऑप्शन विलियम क्रूक ने परफॉर्म किया. ठीक है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी इसी ने बनाई, विलियम क्रूक ने. ठीक है, इसके अलावा जो जे थॉमसन है उसने तो बाद में उन कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया. ठीक है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सारा परफॉर्म विलियम क्रूक ने किया. सो डी ऑप्शन. हु वाज द पायनियर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स? ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो किसने इन्वेंट की? ठीक है, वैक्यूम ट्यूब एक आपने पढ़ी है गैस डिस्चार्ज ट्यूब, वही जो पिछले एमसीक्यूज में इसकी बात हो रही थी. ठीक है, वो विलियम क्रूक ने की थी. तो सारी वैक्यूम ट्यूब्स का पायनियर विलियम क्रूक ही है. ए ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, ये इसके साइड बॉक्स के अंदर भी मेंशन है. हेयर, सर विलियम क्रूक was a British chemist and physicist. He was pioneer of vacuum tubes. ठीक है. नेक्स्ट, द हाईली पेनिट्रेटिंग रेज आर. जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रेज हैं, तो आपकी बुक में न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी में मेंशन है कि न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग. द पी सब शेल हैज़. पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी के फर्दर ऑर्बिटल्स 3 होते हैं. ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल? ठीक है, तो आपको पता है कि 3 सब शेल किसके होंगे? एम शेल के. ठीक है, एम शेल, क्योंकि ए जो के शेल है उसका एक ही सब शेल है, फिर एल शेल के 2 सब शेल हैं, और फिर एम शेल जो है उसके अंदर 3 सब शेल हैं, एस पी डी, और ओ तो कोई होता ही नहीं है फ़िलहाल. ठीक है. नेक्स्ट, यूरेनियम के अंदर आइसोटॉप्स. यूरेनियम के टोटल कितने आइसोटॉप्स हैं? तो 3 आइसोटॉप्स आपकी बुक में मेंशन हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टेन ने. गोल्डस्टेन साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है बुक में, तो उसने ही डिस्कवर किया. नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर विलियम क्रूक्स? ठीक है, तो सर विलियम क्रूक्स की क्या कंट्रीब्यूशन थी बच्चों? आप लोगों को बताया कि सर विलियम क्रूक्स मेड वैक्यूम ट्यूब्स. ठीक है, ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट अ वेरी लो प्रेशर, and then he discovered cathode rays. Okay, next,
What is meant by quantum? So quantum you will see in page number 34. Here in the pink box, quantum means fixed energy. It is the smallest amount of energy that can be emitted or absorbed as electromagnetic radiation. Quanta is the plural quantum of quantum. ठीक है, quanta plural है, quantum singular है. अच्छा, क्वांटम होता क्या बच्चों? फिक्स एनर्जी को कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है जब वो किसी शेल में है तो उसकी फ़िक्स एनर्जी होती है. ठीक है, और जब भी वो एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब करता है तो जितनी रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब मतलब इलेक्ट्रॉन जितनी भी रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिट करता है वो जो स्मॉलेस्ट एनर्जी होती है उसको क्वांटम कहते हैं. नेक्स्ट है नेम द पार्टिकल जो विच डिटरमिन द मैस ऑफ एन एटम. ठीक है, मैस किस किस पार्टिकल से पता चलता है? आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है एटॉमिक मैस क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो दो पार्टिकल्स हैं विच डिटरमिन द मैस ऑफ एन एटम. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन पी सबशेल. पी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है. ठीक है, तो यहाँ पर है जी हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s1. नेक्स्ट, डिफाइन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. ओके, तो इसकी डेफिनेशन होगी कुछ इस तरह से कि द रिएक्शन in which a heavy nucleus is broken down into 2 lighter nuclei and produces high amount of energy is called nuclear fission reaction. Okay, और इसकी जो एग्जांपल है वो आप लिखेंगे आइसोटॉप्स वाला जो टॉपिक है उसके अंदर. दिस इक्वेशन इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. ठीक है, होता क्या है, देखें एक बड़ा न्यूक्लियस है, 235 इसका मास है, इतना बड़ा न्यूक्लियस है. ठीक है, तो ये जो है ये ब्रेक हो गया इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई. ठीक है, 2 छोटे न्यूक्लियस बन गए और साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई. दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. फिशन का मतलब है ब्रेक डाउन. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स की आपने खसूसियात लिखनी है. न्यूट्रॉन्स जो हैं भाई आपके पास आ जाते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं पेज नंबर 30. हियर दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, क्या क्या है कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल. ठीक है, उसके अलावा दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये किसी भी मैटर के अंदर तक चली जाती हैं रेडिएशंस. ठीक है, थर्ड है कि इनका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के तकरीबन इक्वल है. ये 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नेक्स्ट है राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन. ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला जो पेज है उसके अंदर दिया हुआ है कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, 1s2 2s2 2p2. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं आप? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल के लिहाज से SSPS लिख लें. ठीक है, स्कूल स्कूल 2 दफ़ा, इसी तरह पब्लिक स्कूल 2 दफ़ा. ठीक है, वो लिख लें. फिर आप यहाँ से 1 स्टार्ट करें, काउंटिंग 1, S की काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2, इस तरह आगे भी जितने S आएंगे उनकी, इस तरह से आगे P है, P की काउंटिंग 2 से स्टार्ट कर दें 2, और इस तरह आगे जितने P आएंगे उनकी भी करें. ठीक है, 2 3 4 ये हो गया. अब ऊपर जो है स्मॉल जो लिखे हुए हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है यहाँ आपने 6 तक फिल करने. तो S के अंदर बच्चे 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, दैट मीन्स यहाँ 2 ही लिख सकते हैं, इधर भी इसी तरह 2 ही लिख सकते हैं. 4 हो गए, बाकी बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन तो वो यहाँ आ जाएंगे. हालांकि P में 6 आ सकते हैं लेकिन कार्बन के अंदर टोटल ही 6 हैं, तो 4 ऑलरेडी हो चुके हैं तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, कार्बन की होगी. नेक्स्ट, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन एंड फ्लोरीन.
तो ये नियॉन है आपके पास। नियॉन का होता है 10, तो इसलिए उसके अंदर एस में 2 आ गए, फिर एस में 2 आ गए, 4 हो गए, बाकी के 6 बचे वो पी में आ गए। ठीक है, नियॉन। उसके अलावा फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर भी एस और एस के अंदर 2 आ गए, 4 हो गए, बाकी बचे 5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 9, तो 5 इलेक्ट्रॉन पी में चले गए। ओके, सो नेक्स्ट मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है मैग्नीशियम 12 इसका एटॉमिक नंबर है। तो स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल लिख लिया, और केवल 1 2 3 एस की काउंटिंग कर ली, और पी की काउंटिंग 2 से स्टार्ट होती है। देन हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 12 फिल करेंगे। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन, तो एस में 2 आ सकते हैं, फिर एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, और एस में 2 आ सकते हैं। इन्हें काउंट करें तो ये हो गए 12। नेक्स्ट है राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। आपको एटॉमिक नंबर याद होंगे तो ही आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने एटॉमिक नंबर्स याद करने हैं। क्लोरीन है 17, तो ये स्कूल, स्कूल, पब्लिक लिखेंगे, और फिर 1 1 2 3 काउंटिंग एस को देंगे, फिर पी की काउंटिंग 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3। ठीक है, उसके बाद 17 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर लेंगे। 2 यहाँ, 2 यहाँ, पी में 6 आ सकते हैं, एस में 2 आ सकते हैं, और यहाँ पे बचे 5, तो यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा पेज नंबर 35 अगर आप ओपन करें। ठीक है, मेरे पास मिसिंग है वो पेज, लेकिन आपके चैप्टर के अंदर होगा ज़रूर। ठीक है, तो उस पेज के लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट पैराग्राफ में पॉइंट्स बने हुए हैं के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो है उसका आंसर। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल, के वो कितने इलेक्ट्रॉन ला सकता है, तो उसके बारे में आपने बताना है कि के शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह एम शेल के अंदर 18 आ सकते हैं, और उसके अलावा आता है एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ प्लम पुडिंग थ्योरी। ठीक है, तो ये जे थॉमसन ने थ्योरी दी थी। ठीक है, ये है प्लम पुडिंग थ्योरी। ठीक है, तो उसने क्या कहा था, उसने कहा कि एटम सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं पॉजिटिवली चार्ज के, जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज स्टक हुए होते हैं। ठीक है, यानी पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर है एटम का, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल धसे हुए हैं। जैसे एक आइसक्रीम है, पुडिंग होती है, उसके अंदर प्लम्स, रेड कलर के चेरी समझ लें, वो स्टक हुई होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसने स्ट्रक्चर बताया। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है, जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं, और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं, और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है, और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है, और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, यहाँ तो उसने आपको सिर्फ पोस्टुलेट पूछा है, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा, उसका भी 1 मार्क होगा। आपको डायग्राम लाजमी ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसका 1.5 मार्क्स होगा, और फिर पोस्टुलेट्स के 2.5 मार्क्स होंगे। टोटल 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने वो ज़रूर लिखने हैं, सारा कुछ लिखना है इसमें। लेकिन ये मार्किंग कैटेगरीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं, पेपर के अंदर जब आप पेपर कर रहे होंगे वहाँ शो नहीं होंगी। ये सिर्फ वीडियो में आपको बताने के लिए शो की गई, इसलिए आपने खुद याद रखना है कि आपने हर चीज़ लिखनी है। ठीक है, तो ये आपकी
बुक में पेज नंबर 33 बोहर एटॉमिक थ्योरी है। ठीक है, क्या है जी इसमें, ये 1913 में इसने नील बोहर ने दी थी क्वांटम थ्योरी। इसने मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट का नाम है, उसकी एक थ्योरी है क्वांटम थ्योरी। इसने उसको बेसिस बनाया ऑफ हिज मॉडल। ठीक है, क्वांटम थ्योरी। ठीक है, बोहर ने ये कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के बाहर, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते। जैसे रदरफोर्ड ने तो कहा था कि वो पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि वो हर वक्त अपनी एनर्जी रिलीज़ करते रहते हैं। तो यहाँ पे इसने ये बताया कि नहीं, वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बल्कि उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स होती है। ठीक है, जब वो रिवॉल्व एक ख़ास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस ऑर्बिट में उसकी एक फ़िक्स एनर्जी होती है, क्योंकि उस ऑर्बिट की एक फ़िक्स एनर्जी होती है। ठीक है, जो उस ऑर्बिट की एनर्जी होती है वही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसने फिर उन ऑर्बिट्स का नाम दिया। रदरफोर्ड ने ऑर्बिट्स का जिक्र नहीं किया था, ऑर्बिट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, लेकिन बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के बाहर स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, और हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक फिक्स एनर्जी होती है विच इज़ कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, आप उन्हें ऑर्बिट भी कह सकते हैं, आप उन्हें शेल भी कह सकते हैं, आप उन्हें एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी डायग्राम आ जाएगी। डायग्राम को मैं आपको साथ साथ पोस्टुलेट्स के साथ साथ समझा देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है जी हाइड्रोजन एटम की। पहले बात है उसने हाइड्रोजन एटम को ही डिस्कस किया था। ठीक है, उसने उसको स्टडी किया इसलिए उसने लिखा ही हुआ है, लेकिन उसने इसलिए कहा कि हाइड्रोजन सिंपलेस्ट है, बाकी सारे एटम्स की भी यही सूरत हाल है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम वो कहता है कि उसका एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके न्यूक्लियस के बाहर किसी भी एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि के में ही, उसने कहा कि किसी भी ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। और उस ऑर्बिट का उसने रेडियस फर्ज कर लिया r है। ठीक है, रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से लेके उसके किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस उस सर्कल का रेडियस होता है। ठीक है, सेकंड उसने बताया कि हर ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी फिक्स होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की एक ख़ास एनर्जी होगी, सेकंड ऑर्बिट की एक और एनर्जी होगी, वो इससे डिफरेंट होगी, लेकिन जो भी है फिक्स एनर्जी होगी, और दैट्स वाई उसे कहते हैं क्वांटा, क्वांटाइज्ड एनर्जी। ठीक है, थर्ड उसने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक ख़ास ऑर्बिट में रहता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, यहाँ घूम रहा है, तो वो उसकी एनर्जी जो है वो ना ही रिलीज़ होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एनर्जी ओनली तब एब्जॉर्ब या रिलीज़ होगी जब वो एक शेल से उठ के दूसरे शेल में चला जाए। ठीक है, जब वो अपने शेल छोड़ के किसी और शेल में जंप कर जाए, सिर्फ तभी एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब हो सकती है। जब तक वो एक ही शेल में घूम रहा है तब तक एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, फिर फोर्थ पोस्टुलेट में उसने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर की तरफ आता है, जैसे यहाँ पे उसने शो किया एक इलेक्ट्रॉन है पिंक डॉट। ठीक है, ये इस ऑर्बिट में था, ये यहाँ से लेके इस ऑर्बिट में आ रहा है, के ऑर्बिट में आ रहा है। ठीक है, तो जब वो हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, रिलीज़ ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये उसने एनर्जी का एरो से शो किया है कि एनर्जी निकल रही है। ठीक है, तो इसके अलावा उसने बताया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हायर ऑर्बिट में जा रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये उसी तरह से जैसे बच्चों हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हम नीचे वाली सीढ़ियों से जब ऊपर सीढ़ियों पर जाते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो दैट मीन्स एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं, हमें एनर्जी चाहिए होती है ऊपर जाने के लिए। लेकिन जब हम सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे आते हैं तब हम इतना नहीं थकते, हम इजीली आ जाते हैं, क्योंकि तब एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है, तो हाई से लो आते हुए एनर्जी रिलीज़ और लो से हाई जाते हुए एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा कि सपोज़ कि एनर्जी इनकी थी, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी E1,
लेकिन जब वो यहाँ आ गया तो उसकी एनर्जी होगी E2, ठीक है। तो E2 को जब E1 से माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस इन एनर्जी आ जाएगा डेल्टा E, ठीक है। और डेल्टा E प्लांक की एक इक्वेशन है, डेल्टा E इज इक्वल होता है h म्यू के, ठीक है। जिसमें से म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है और h प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू प्लांक ने दी है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ओके। नेक्स्ट उसने पॉइंट बताया है कि ऑर्बिट जो हैं क्योंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, तो उनका कोई ना कोई रेडियस होता है, ठीक है। उन ऑर्बिट्स का कोई ना कोई रेडियस होता है और इस वजह से जब उनका रेडियस होता है तो उनका एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ख़ास स्पीड से एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड और उसके मास का जो प्रोडक्ट है वो एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। MVR, M मास, V इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और R है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो कहता है कि हर इलेक्ट्रॉन का एक ख़ास ऑर्बिट में फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है। यहाँ इस ऑर्बिट में उसका कोई और एंगुलर मोमेंटम होगा, इसमें कोई और होगा, इसमें कोई और होगा, ठीक है। यानी यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स का अलग एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स का अलग एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन जो भी है उनके अपने अपने फिक्स हैं, ठीक है। तो उसका उसने फार्मूला दिया, अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा NH/2π। इसमें h की वैल्यू तो ये लिखी हुई है ऊपर, ठीक है। पाई का सबको पता है 3.14, 2 तो 2 है। सिर्फ n की वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं ना। तो n इज़ सिंपल, n इज़ अ ऑर्बिट नंबर, उसको क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है, ऑर्बिट नंबर। तो n की वैल्यू जैसे कि अगर पहला ऑर्बिट है तो यहाँ लिखा हुआ है n इज़ इक्वल टू 1, दूसरा ऑर्बिट है तो n इज़ इक्वल टू 2, तीसरा ऑर्बिट है n इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो यानी अगर आपको कोई कहे कि थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालें, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे? n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, यहाँ h की वैल्यू पूरी लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 उससे, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बोहर का मॉडल है, साथ में आपने डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करनी है, ठीक है। डायग्राम मैंने साथ साथ इलस्ट्रेट कर दी। KLM शेल है, पहले शेल का नाम है K, फिर दूसरे का L, थर्ड का M। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन आइसोटॉप्स, एक्सप्लेन आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ आप आइसोटॉप्स की डेफिनेशन तो लिखेंगे लेकिन साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको लिखनी पड़ेंगी, उसके भी आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर एग्जांपल आप जो आइसोटॉप्स हाइड्रोजन की एग्जांपल देंगे उसके आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और डायग्राम जो है उनकी हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की वो आप ड्रॉ करेंगे तो उसके आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी आइसोटॉप्स, ठीक है। देखें आइसोटॉप्स क्या हैं भाई। आइसोटॉप्स एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। आपको पता है एलिमेंट के सारे एटम होते तो सेम है, ठीक है, तो होंगे सारे सेम ही, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन उनके मास नंबर जस्ट डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसके सारे एटम हैं तो हाइड्रोजन ही, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर्स सबके 1 ही हैं, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हैं, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक है। तो इस तरह के जो एटम्स होते हैं उन्हें एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहा जाता है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तीनों की सेम होती है, क्योंकि आपने अभी इतने शॉर्ट क्वेश्चंस में देखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, एटॉमिक नंबर चाहिए होता है। इन सब का एटॉमिक नंबर तो सेम है, 1 ही है, इसलिए इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी, ठीक है। और प्रोटॉन्स की तादाद भी सेम होगी, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन्स की तादाद होती है, तो सब में 1 ही प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी, ठीक है, क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है ना, और मास नंबर किसे कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन तो सेम है, दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तभी तो मास नंबर भी डिफरेंट है, ठीक है। इनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी, जैसे यहाँ पे n0 है, यहाँ n1 है और यहाँ n2 है, ठीक है। एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं,
ठीक है बच्चों, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं, तो जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, यानी तीनों एक ही तरह से रिएक्शंस में हिस्सा लेंगे। ठीक है, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं, मास नंबर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप एग्जांपल है आइसोटॉप्स की, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का वो कहता है आइसोटॉप 3 तरह के होते हैं, एक होता है जी प्रोटियम, और एक होता है ड्यूट्रियम, और एक होता है ट्रीटियम। ठीक है, इनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसको H से, इसको D से, इसको T से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। सबके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद सेम है 1, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। ठीक है, ये आप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ये न्यूक्लियस है, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अंदर आपने वही दोनों डालने हैं। और ये बाहर एक शेल है जिसके अंदर उसका एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक होता है ना। ठीक है, एक्चुअली जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी के अंदर। इसके अंदर एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा। ठीक है, तो ये था आपका पेपर। गुड लक।